आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो हमारे पास सजातीय आवेश होते हैं। सजातीय आवेश मतलब एक समान आवेश, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस। तो सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और वहीं अगर हम लोग देखें विजातीय आवेश यानी अलग अलग प्रकार के आवेश, जैसे एक धन हो गया दूसरा ऋण, या एक ऋण दूसरा धन, तो ऐसे आवेशों में क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब इसी को लेकर के क्या था, एक भौतिक शास्त्री आए जिनका नाम था चार्ल्स ऑस्टिन कूलाम। इन्होंने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके बेस पे क्या किया, उसने एक रिजल्ट दिया जो कि क्या था, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बताया। और इसके लिए जो है उसने इस प्रयोग के आधार पर क्या था, उसने एक नियम का प्रतिपादन किया और उस नियम को ही क्या कहा गया, कूलाम का नियम कहा गया। क्योंकि कूलाम का नियम क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, इसलिए इसको हम लोगों ने व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहा। अब तो फिर हम लोग देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या कहता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, हमें जो है बिंदु आवेश क्या है ये समझना पड़ेगा। बिंदु आवेश क्या होते हैं, दो ऐसे आवेश हैं जिनके बीच का आकार जो है उन दोनों चार्जों के बीच की दूरी के तुलना में नगण्य होना चाहिए, तब क्या है, दोनों आवेशों को हम बिंदु आवेश कहेंगे। इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। बिंदु आवेश, इसको लिख लेते हैं, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कूलाम का जो नियम है। तो कूलाम के नियमानुसार, यहाँ से हमारा जो है कूलाम का नियम स्टार्ट हो रहा है। तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है, जो हमारे पास दो आवेश होंगे, यहाँ पर एक डायग्राम देखते हैं, ये क्या है, हमारा Q1 आवेश है और एक क्या है, ये Q2 आवेश है। इन दोनों आवेश के बीच की दूरी मान लेते हैं R है। इन दोनों बीच की दूरी क्या है, R है। तब जो है इन दोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि हम लोग ने माना है ये दोनों चार्ज कैसे, स्थिर चार्ज हैं, यानी कि वो रखे हुए मोशन में नहीं है। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, दो स्थिर, इसको लिख लेते हैं पहले, स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। अब स्थिर वैद्युत बल कैसे होते हैं, इन दोनों चार जो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन दोनों आवेशों, अच्छा यहाँ पर आवेश लेंगे तो हमेशा आवेशों का परिमाण लेंगे, यानी प्लस और माइनस के चिन्ह को हटाकर जो उसका परिमाण होगा उसी को ही हम यहाँ पर लेंगे। दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। वह जो है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी कि जो इन दोनों आवेशों के बीच जो हमारा स्थिर वैद्युत बल लग रहा है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह दोनों, इसको भी लिख देते, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
होता है। यहाँ पर हमारा जो स्थिर आवेश है कैसा है, बिंदु आवेश है। ये हमारा कंडीशन है कि जो हमारा जो आवेश हो रहा है वो बिंदु आवेश होना चाहिए, तभी जो है कूलाम का नियम वैलिड होगा। अभी इसका वैलिडेशन देखेंगे कि कूलाम का नियम कहाँ कहाँ जो है इसकी सीमाएं क्या है, तब उसमें इस चीज़ और अच्छे से देखेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कह रहा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले इसके बारे में लिख लेंगे। डायग्राम बनाना होता है सबसे पहले, तो कोई भी नियम अगर आता है तो पहले एक डायग्राम बना लिए हैं। जैसे हम लोग Q1 Q2 दो चार्ज दिखा दिए और दोनों के बीच की दूरी R दिखा दिए हैं। अब क्या इसको लिख लेते हैं, माना कि Q1 व Q2 दो स्थिर, यहाँ पर स्थिर बिंदु आवेश, ये वर्ड लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग कूलाम का नियम डिस्क्राइब कर रहे हैं। बिंदु आवेश हैं व इनके बीच की दूरी R है, ये लिख दिया। अब क्या है, अब हम लोग ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिए, समझा दिए। अब क्या करना है, जो कूलाम का नियम का कथन दे रखा है उसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में या गणितीय रूप में लिख लेते हैं। तब लिखते हैं कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहला क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F क्या है मान लेते हैं, वो कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल को हम लोग कूलाम बल भी कहेंगे। कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल एक ही मतलब है। अनुक्रमानुपाती के लिए हम लोग ये वाला साइन यूज़ करते हैं, इसको हम अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 दोनों के गुणनफल के परिमाण यानी प्लस माइनस को हटा दिया है, केवल Q1 इंटू Q2 यानी Q1 का जो मान होगा और Q2 का मान दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और सेकंड क्या लिखा है, दोनों के आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो कूलाम बल क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती को हम लोग 1/, करके लिखते हैं, दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ये हो गया। दोनों के बीच की दूरी R थी तो R का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती दर्शा दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, दोनों कथन, ये दो लाइन है ना, एक लाइन और ये दूसरा लाइन, तो दोनों को साथ में लिखते हैं। समीकरण साथ में क्यों, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को, और दोनों एक ही कथन को बता रहे, मिलाकर लिखने पर, अगर दोनों को मिला के लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 और 2 को मिलाकर लिख देते हैं, F को इधर ही रहने देते हैं और दोनों के राइट हैंड साइड वालों को साथ में लिखते हैं। Q1 इंटू Q2 बटे R², ये मिल जाएगा हमें। अब क्या करना है, अब हमें इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाना है, और जब हम लोग अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। तो अगला स्टेप में इस अनुक्रमानुपातिक चिन्ह को एक नियतांक से हटा देते हैं, जिसको हम अभी K लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, Q1 इंटू Q2 बाय R²। इसको हम लोग समीकरण 3 दे देते हैं। यहाँ लिखते हैं, जहाँ K क्या है हमारा, K एक अनुपातिक नियतांक है, अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति व मापन तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। यहाँ जो हमारे पास K है, इसका जो मान रहेगा वो क्या है, K जो है एक अनुपातिक नियतांक है, इसका मान दोनों जो हमारे ये जो इस
दोनों आवेश है, किस माध्यम में रखे हुए, यानी निर्वात है या वायु है या जल है, जो भी इसके बीच में मीडियम होगा, माध्यम होगा, उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। और जो है किस पद्धति से हम मापन करें, यानी SI से करें, CGS से करें, MKS से करें, या कौन सी पद्धति यूज़ करें, इस पर ये जो K का मान डिपेंड करेगा। अगर हम लोग SI मात्रक में बात करें, क्योंकि जनरली जो भी स्टडी होता है फिजिक्स में वो क्या होता है, SI या CGS में होता है, मोस्टली जो है SI में होता है। तो हम लोग SI पद्धति में देख लेते हैं। SI पद्धति में जो है यदि आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश हो, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम या निर्वात कहते हैं जिसको, मुक्त आकाश, ब्रैकेट में इसके लिख लेते हैं निर्वात या वायु के बराबर क्या होता है, जब हमारे पास माध्यम मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस या वैक्यूम का बात करें, निर्वात का, तो के का जो मान होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब, जो SI मात्रक के केस में, ये देखा ना, माध्यम में और SI कौन सा मात्रक ले रहे हैं उस पर निर्भर करेगा। तो ये होता है। अब यहाँ पर एक आया 1/1 तो 1 तो ठीक है, नियतांक है। 4 पाई भी एक नियतांक है। पाई क्या होता है 3.14 या 22/7। एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहाँ यहाँ लिख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये इसको जो है इंग्लिश में भी कहते हैं परमिटिविटी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग परमिटिविटी। और इसका मान जो होता है ये 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है मान होता है, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू है। अब ये जो हम लोग के का मान निकाले, इसको जो है समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, यदि समीकरण 3 में के का मान रखे तो हमें मिल जाएगा F बराबर, के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R का वर्ग। ये क्या हो गया हमारे पास, निर्वात में जब दो चार्ज रखे हो तो उनके बीच का कूलाम बल हो गया। एक नाम दे देते हैं समीकरण 4। इसको अगर हम लोग, जैसे हमको पता है 4 पाई का क्या मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान हमको पता है यहाँ से, तो इसका मान रख करके इसमें निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू आ जाएगा, 1/4 पाई के जगह लिख देंगे हम लोग 3.14 गुना एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान अभी देखें हम लोग क्या होता है, 8.85 गुना 10⁻12। अगर इसको जो है हम लोग हल करें, इसको हल कर लेने पे हमको क्या मिलेगा, 9 गुना 10⁻9, और इसका मात्रक जो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आएगा। अब ये मान जो हम लोग क्या करते हैं समीकरण 4 में रख देते हैं। अगर समीकरण 4 में हम लोग ये मान रख दें तो हमें मिल जाएगा F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 × Q2/R²। और ये क्या है, इसको समीकरण 5 दे देते हैं। तो समीकरण 5 और समीकरण 4 क्या दर्शा रहे हैं, हमारा दोनों आवेशों के बीच जब माध्यम क्या है निर्वात हो तो जो दोनों के बीच कूलाम बल लग रहा है उसको दर्शा रहे हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 4 व 5 दोनों आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाले कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल एक ही है ना, कूलाम बल को दर्शा रहे हैं
जब दोनों आवेश, आवेश हमेशा स्थिर आवेश है और बिंदु आवेश है, आवेश Q1 व Q2 निर्वात में हो। ये हो गया पहला, तो निकल गया। अब निर्वात ना होकर के अगर कोई माध्यम होता है, माध्यम कहने का मतलब क्या है, वायु के अतिरिक्त, ना तो यहाँ निर्वात होना चाहिए ना वायु होना चाहिए, उसके अलावा यदि कोई माध्यम है तब के का मान क्या होगा उसको देखते हैं। यदि निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो, यदि वायु और निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है तब के क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन। यहाँ पर एप्साइलन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, एप्साइलन लिखेंगे। और जो एप्साइलन नॉट का वैल्यू रहता है वो पहले से डिफाइंड है कि 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर एप्साइलन का वैल्यू पहले से डिफाइन नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा माध्यम जो है उपयोग में आ रहा है उस माध्यम पर निर्भर करेगा। जहाँ यहाँ लिख लेते हैं एप्साइलन क्या है, एप्साइलन को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। अब जो है हम लोग समीकरण 3 में ये मान रख के देखते हैं। समीकरण 3 में यह मान रखने पर, समीकरण 3 में ये मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा F बराबर 1। अब यहाँ पर K की जगह क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन Q1 × Q2/R का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, इसको समीकरण 6 दे देते हैं। समीकरण 6 क्या बता रहा है, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला कूलाम बल जब दोनों आवेश किस में रखे हों, किसी निर्वात या वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में रखे हुए हैं तब। तो इसको लिख लेते हैं। समीकरण 6 Q1 व Q2 के बीच लगने वाले कूलाम बल को दर्शा रहा है जब दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम में रखे हैं। ये हो गया। अब जो है, अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है और माध्यम की विद्युतशीलता, इसके बीच में एक संबंध होता है। क्या, जो हमारा एप्साइलन है वो कहता है एप्साइलन नॉट × K। ये रिलेशन है जो हमें याद रखना है, यहाँ पे काम आएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, जो समीकरण 6 में एप्साइलन आया उसकी जगह में ये वाला मान रख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, समीकरण 6 में यह मान रखने पर, यदि समीकरण 6 में ये मान रख दिया जाए तो हमें मिल जाएगा F बराबर 1/4 पाई तो रहेगा एप्साइलन की जगह आएगा एप्साइलन नॉट K Q1 Q2/R का वर्ग। ये हमारा जो है अभीष्ट व्यंजक हो गया। यानी कि 6 और 7 क्या दर्शा रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जो हमारे 4 और 5 है वो क्या दर्शा रहे हैं, निर्वात में कूलाम बल कितना होगा जब आवेश क्या है निर्वात में रखे गए हैं।
एक दूसरे से r दूरी पर। और जो है हमारा 6 और 7, 6 ये वाला और 7 ये वाला क्या दर्शा रहे हैं, जब दोनों आवेश किस में रखेंगे, किसी अन्य माध्यम में रखे गए तो उनके बीच क्या कूलाम बल लगेगा। वहीं अगर हम लोग CGS में देख ले, वैसे तो जो CGS वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, SI वाला ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर CGS पद्धति में भी देख लिया जाए तो जो CGS पद्धति में हमारा निर्वात होता है, निर्वात या वायु के केस में क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में जो कूलाम बल हो जाता है वो होता है Q1 Q2 बाय r², क्योंकि यहाँ पर जो हमारा K का मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, किसमें, CGS में। और अगर जो है निर्वात के बजाय कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तो माध्यम के केस में F क्या हो जाएगा हमारा 1/K Q1 Q2 बराबर r², ये हो जाते हैं, ये दोनों मान है। तो CGS उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमारे लिए SI पद्धति है। SI पद्धति में कूलाम बल का मान क्या होगा जब माध्यम मुक्त आकाश हो या निर्वात या वायु या फिर कोई अन्य माध्यम हो इसके अतिरिक्त। ये पूरा जो डेरिवेशन था। कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ द कूलाम लॉ। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यानी कि ये जो नियम होगा वो सिर्फ जो है बिंदु आवेश के लिए वैलिड हो। बिंदु आवेश क्या होंगे, जब वो आवेशों का आकार उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। दूसरा क्या कहता है, यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिमान आवेशों के लिए नहीं। यानी कि कूलाम का नियम तभी वैलिड होगा जब हमारे पास जो आवेश हो क्या हो, स्थिर हो, यानी रुके हुए हैं एक जगह। अगर गतिशील है तो ये नियम वैलिड वहाँ नहीं होगा। बोलता है कि यह नियम अधिक दूरियों तथा 10⁻⁻15 मीटर की कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है। अच्छा, अब देखो जो हमारा एक कूलाम का नियम है वह क्या है, अधिक दूरियों तथा क्या एकदम अधिक दूरी या फिर जो दूरी एकदम कम है, यानी कि 10⁻15 है, उसके लिए यह सत्य नहीं है। क्योंकि 10⁻15 किसका साइज होता है, अगर हम लोग देखें 10⁻15 जो है नाभिक का आकार होता है। यानी कि नाभिक, जब हम लोग नाभिक जितनी दूरी लेंगे तो वहाँ क्या है, नाभिकीय बलों की प्रधानता होगी, तो वहाँ जो है स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल जो है नगण्य हो जाता है। इसलिए जो है ये कूलाम का नियम वहाँ हमारा अनुपयुक्त हो जाता है। यानी कि ये जो एकदम अधिक दूरी पर भी नहीं काम करेगा, न एकदम कम पे काम करेगा, एक दूरी के अंदर ही कूलाम नियम वैलिड होगा। और क्या होता है, इसमें जो आवेश स्थिर होने चाहिए और बिंदु, अगर कोई आवेशों का निकाय जो ये 3 नियम को फॉलो कर रहा है, यानी ये 3 नियम वहाँ वैलिड हो रहे हैं, तभी उस निकाय आवेशों के निकाय के लिए हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं।